रेगुलरिटी तुम लोगों ने मेंटेन रखी है ना, वो रेगुलरिटी लास्ट तक मेंटेन रखनी है। किसी भी हालत में एक भी क्लास किसी को मिस नहीं करनी है। बिना कंसिस्टेंसी के वैसे भी क्या होगा, सोच के देखो। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। तो सब अपनी कॉपी में है ना, अपना सेल्फ अटेंडेंस बना लो एक बार को। कैसे बनाना है वो देखो भाई, सब अपनी कॉपी के पीछे ये हमारा, इसका नाम अपन देंगे मेरा सच। ये हमारा खुद का सच है, सच्चाई है, ठीक है ना। तो 3 कॉलम बनाना, एक में आएगी डेट, एक में आएगी प्रेजेंट, और एक में आएगी होमवर्क, ठीक है ना। ये अपनी फिजिक्स क्लास की अटेंडेंस है ये। तो आपको क्या करना है, हम इस कॉलम पे इस महीने काम करेंगे और इस कॉलम पे फिर अगले महीने काम करेंगे, लेकिन इसको भरना अभी से है। जैसे मान लो एनी डे, जैसे सपोज करो 17 भाई, आप प्रेजेंट हो, यस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। अब कल जो होमवर्क मिला था, जो आज हमने डिस्कस करना है या करना है, या आज का होमवर्क, आज जो होमवर्क मिला है वो आपने कर लिया क्या, डन। और कितना करा, 100% डन, और वो भी 100%। अभी हमारा इस पे फोकस है, लेकिन इसको लिखेंगे जरूर। ऐसे हर तारीख का आपको उस एक अपने कॉपी के पेज पे पीछे पीछे बना लेना, ऐसे बनाना है। फिर 19 मई, जब जब भी आपकी फिजिक्स की क्लास आएगी आपको इस तरीके से बनाना है। कंसिस्टेंसी ही जीत दिलाती है। पता है, हमें हम देखते हैं कि मतलब लास्ट तक आते आते हैं ना, 70% एस्पिरेंट्स अपनी कंसिस्टेंसी के चक्कर में, मिनिमम नंबर बता रहा हूँ तो मैं तो 90 तक भी जाता है। 70 to 90% एस्पिरेंट्स जो हैं वो कंसिस्टेंसी का गुण नहीं रखते और गिव अप मार देते हैं जल्दी। प्रोक्रेस्टिनेशन, बैकलॉग यहीं से जन्म होता है। इस बार होने ही नहीं देंगे, इस बार किसी भी हालत में होने ही नहीं देंगे, है ना। जब तक कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आ जाए ना, हमें एब्सेंट नहीं होना है किसी भी हालत में। किसी दिन मान लो बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल जाए या कुछ हो जाए, कम आप कर पाओ, तो वहाँ डन 50% लिखना, या 60%, 70%, जितना भी आपने करा है उसमें, है ना। देखो मैं आपको कंसिस्टेंसी की पावर बताता हूँ। अभी जब एम्स गया था, युक्ता मैम और मैं जब एम्स गए थे, एम्स और आईआईटी दिल्ली पास में ही है। एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली दोनों एक ही जगह पर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दूरी पर है, 2 किलोमीटर है मुश्किल से, है ना। जिस बच्चे के 710 आए थे, एम्स में होती 132 सीट से सब मिला के दिल्ली में, है ना, वो एम्स दिल्ली गया था। और वहाँ पर हम एक जो वहाँ डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो पहले एनके सर, और बहुत पुरानी बात है, जब एनके सर की मेंटी भी थी, वो उनकी 2nd रैंक आई थी नीट में भी और एम्स में भी। तो पता है एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे हम, फिर मैंने उनको, जब एम्स दिल्ली गए तो मैंने कहा मैम मैं आ रहा हूँ, आप फ्री हो तो बताइए। भाई एक तो कैंपस बहुत जोरदार है यार, मतलब जस्ट फेल इन लव। और जो वहाँ की कैंटीन है ना, जगह जगह वहाँ पर ऐसे कैंटीन्स बनी है, शैक्स बने हैं, है ना। भाई वो जो ब्लूबेरी केक था ना, मतलब हमने लंच में मानो वो ही खाया है, इतना ज़बरदस्त था, इतना ज़बरदस्त था वो। कैंपस क्या ग्रीन है, मतलब वो जो प्राइड की फीलिंग आती है ना भाई, एम्स दिल्ली में जा रहे हैं, वो डिफरेंट लेवल थी।
और वहाँ बच्चों का इतना ध्यान रखा जाता है, वो कभी आपको बाद में बताऊंगा सारी फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में, सब रिकॉर्ड भी किया था जहाँ जहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड थी, ऐसे सब जगह नहीं है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जहाँ जहाँ अलाउड थी वहाँ। तो मैं आपको कंसिस्टेंसी की जो बता रहा था ना, देखो उनकी ड्यूटी पता है, उन मैम की ड्यूटी, वो आंखों की डॉक्टर है वहाँ पर, पीजी भी उन्होंने वहीं से करी है, यूजी भी वहीं से करी है, और अब डॉक्टर भी वहीं पर ही है, रहती भी एम्स के कैंपस में ही है। उनकी ड्यूटी 7 बजे सुबह से रात को 7 बजे तक थी, शाम को 7 बजे तक। जनरली 10-12 घंटे की रहती है ना। डॉक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं। उनका लंच टाइम जो था तो उसमें वो मिलने आई, तो उन्होंने मेरे को एक बार बताई एंड आई वाज शॉक्ड। पता है वो उससे पिछली रात को नाइट ड्यूटी पर भी थी, क्योंकि जो डॉक्टर नाइट ड्यूटी पे थे उनको किसी इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो वो पिछली रात को 7 बजे से 3:30 बजे तक भी थी, रात की 3:30 बजे तक 3 घंटे सोई, वापस 7 बजे ड्यूटी पर, और 2 बजे मिलने भी आ गई, लंच साथ में किया वहीं शैक में, है ना, और फिर वो वापस ड्यूटी पे चली गई। आप देख रहे हो मतलब दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन, दिस लेवल ऑफ हार्ड वर्क भाई, मतलब ये कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेवल की है यार, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। इसीलिए तो मेडिकल फील्ड चल भी रही है भाई। देखो आप मान लो ऑपरेशन थिएटर में कितनी जिम्मेदारी का काम है। ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर साहब को आना है, लेकिन उन्होंने यार आज मन नहीं हो रहा, आज छुट्टी कर लेता हूँ, और पेशेंट तो तैयार बैठा है ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं पहुँचे। ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता है, मोस्टली होता ही नहीं है ऐसा, जब तक कोई वाकई में कोई ऐसा रीज़न नहीं आ जाए। ये प्रोसेस इसलिए इतना टफ है कि ये जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टर फॉर्मेशन है, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, हार्ड वर्क, इसके बिना डॉक्टर बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने एस्पिरेंट्स हैं, ना आईआईटीएन बनना पॉसिबल है, ना डॉक्टर बनना पॉसिबल है। तो ये जो एग्ज़ाम्स है ना, ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि ये बच्चे ही जाए। 2 साल का सिलेबस, ज़्यादा सिलेबस होता है, उससे इंश्योर होता है कि मेहनत करने वाला बच्चा ही पहुंचेगा। तो ना अपने को ये चीज़ बिल्ड करनी है, रिजल्ट अपने आप आएगा, रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, आके ही रहेगा। ये डेवलप करना है बस अपने को, है ना। बहुत बढ़िया, चलो, तो ये मेंटेन रखना है सबको, है ना, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। कल हमने परसेंटेज चेंज पढ़ा था, फिर चलो परसेंटेज चेंज समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है ना, कि भाई इतना परसेंट चेंज, इतना परसेंट चेंज होगा। फिर ये भी आपको होमवर्क में था, कैलकुलेट करा गया सबने, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल इनटू 100, है ना। तो 25 से 75 में कितना आ गया, 25 से 75 में 50 से 75 में 75 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, 25 बाई 50 इंटू 100, तो ये 50% इंक्रीज आ गया, 50% इंक्रीज आ गया, 50% इंक्रीज। इसमें आ जाएगा 60% डिक्रीज, है ना, 60% डिक्रीज आ गया इसमें। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो 40 माइनस 100 अपॉन 100, 40 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो माइनस 60% आ गया। माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ है, माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ है। टी से 3t/2, टी से 3t/2, फटाफट से फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था 3t/2 माइनस इनिशियल कितना था, ये काइनेमेटिक्स में भी काम आएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो हाफ टी बाय टी, टी से टी कट जाएगा, 50%। वेरी गुड, आ गया, शाबाश, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, वेरी गुड। टी से t/2, टी से t/2, तो फाइनल अपने आप माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल
इंटू 100, तो ये -50% आ गया, -12t/t, ठीक है, 50% डिक्रीज हो गया। वेरी गुड। 2t से t, 2t से t, ये भी 50% डिक्रीज आ गया, ठीक है। 3t/2 से t/2, 3t/2 से t/2 है ना, तो बस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो ये कितना आ गया, -t अपॉन 3/2t, t से t कटेगा, इंटू 100, -200/3%, -200/3 दैट इज इक्वल टू -66.67%, ये आ गया, ठीक है। बस अब कभी गलती नहीं होगी इसमें, 4t से 3t भी निकाल लेना, -25% आ जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो परसेंटेज हमने पढ़ लिया। अब आप ये कर लोगे, टेम्परेचर इंक्रीज, अब जैसे टेम्परेचर इज इंक्रीज 3 टाइम्स, थोड़ी लैंग्वेज देख लेते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए समझ लो। टेम्परेचर को 3 गुना बढ़ाया, मतलब T से 3 टाइम्स करने का मतलब होता है T से 3T कर दिया, T से 3T कर दिया, ठीक है ना, T से 3T कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम V बिकम्स डबल, तो V से 2V कर दिया। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज बताना है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², ½ mv², V डबल करा तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, V डबल करा तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, डबल का स्क्वायर, डबल का स्क्वायर, डबल का स्क्वायर, यहाँ 2 रख दिया करो, 2 का स्क्वायर 4, ½ और m तो कट ही जाएंगे, ½ और m तो कट ही जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, 4 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर V को डबल करा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज तो फिर निकाल ही लेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। V बिकम डबल तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, तो V डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन करेंगे तब कर लेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो इसको, ठीक है ना। अब जैसे ये PYQ आया था, कूलम लॉ होता है KQ1Q2/r², KQ1Q2/r², ये जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इसको KQ1Q2/r²। अब एक PYQ आया था, देखो कि 2 चार्जेस हैं +Q और -Q, है ना, जो एक दूरी पर रखे हुए हैं, तो पहले +Q था और फिर -Q था, ठीक है ना। ये एक r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो F थी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी इनके बीच में, F फोर्स, तो इनके बीच में फोर्स थी F, तो F बराबर K, मैग्नीट्यूड डालेंगे Q, चलो -Q/r², साइन के साथ डाल दो, कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है ये, 25% A का चार्ज ट्रांसफर करा है B पर, 25% ऑफ चार्ज A इज ट्रांसफर टू B, तो Q का ये जो A चार्ज था इसका 25%, तो Q का 25% कितना हुआ, 25/100 इंटू Q, दैट इज इक्वल टू Q/4, 4 से कट जाएगा ये, तो Q/4 को इसको ट्रांसफर कर दिया, तो जो नई सिचुएशन बनी उसमें क्या करा, नई सिचुएशन में Q में से Q/4 इसको दे दिया, तो Q - Q/4 दैट इज कितना, 3Q/4 बच गया, यहाँ पर इसके पास 3/4 बच गया, और इसको कितना मिल गया माइनस में Q/4 ऐड हो गया, तो -1 + 1/4 -3/4Q, तो यहाँ पर +3/4Q, यहाँ पर -3/4Q। अब फोर्स पूछ रहा है कितना, नई फोर्स कितनी होगी, K × 3/4Q -3/4Q अपॉन r², जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होते, उनको तो उड़ा दो, K उड़ा दो, r² उड़ा दो, r² उड़ा दो, यहाँ बच जाएगा 3/4 और 3/4, 3/4 और 3/4 मल्टीप्लाई होके 9/16 का फैक्टर आ जाएगा। अब बताओ 9/16 का फैक्टर आ जाएगा। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना, ये भी कई बार अपना सवाल करवा देती हैं। भाई ये देखो, ये है F न्यू, F डैश, ये है F डैश, हमें F डैश की वैल्यू निकालनी है F के टर्म्स में।
आप डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को। भाई कांस्टेंट मान के क्यों कट जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप डिवाइड करोगे ना, देखो आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, तो एफ डैश बाई एफ इज इक्वल टू, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी है, देखो -9/16 के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू कितनी थी, के माइनस से बाहर निकाल लिया मैंने, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आप काटा पीटी मचा सकते हो ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, के से के कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, बच जाएगा 9/16। इसलिए भाई जो चीज़ फ्रैक्शन रेशो लेने पे सेम होती है ना, भाई जो चीज़ बदल नहीं रही है वो रेशो लेने पे कट जाती है, वो रेशो लेने पे कट जाती है। इसलिए ट्रिक अपन ऐसे यूज़ करते हैं, उसको पहले हटा देते हैं अपन कि ठीक है वो कटने के लिए बनी है, वैसे भी के आर स्क्वायर ये कटने के लिए बनी है क्योंकि ये बदल नहीं रही है। और चलो इसको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे, माइनस क्यू में प्लस क्यू बाई 4 जुड़ जाता है ना, तो -3/4 क्यू होता है वो, -3/4 क्यू होता है वो, ठीक है ना भाई। माइनस क्यू था उसमें क्यू/4 जोड़ दिया तो प्लस होके जुड़ेगा उसमें, तो -1 + 1/4 -3/4, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब इसका वेरिएशन आपको इलेक्ट्रोस्टैट में कराऊंगा, ये वाला PyQ प्लस PyQ ने जो दिया हमने उसमें भी एक चीज़ चेंज कर दी। चाहो तो होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, नहीं तो इसको इलेक्ट्रोस्टैट में तो करेंगे ही चाहिए अपन, ठीक है ना। पर एक बार यहाँ स्लाइड्स में पढ़ा रहेगा, या आपकी PDF में मिल जाएगा आपको। 25% चार्ज ट्रांसफर करने के बाद मैंने डिस्टेंस भी डबल कर दिया अब, है ना, ऑप्शनल है, करना चाहो कर लेना, तो इलेक्ट्रोस्टैट में कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए तो भाई परसेंटेज चेंज में इतना ही काम आने वाला है हमारे, ठीक है ना। अब अपन NLM, फ्रिक्शन, रोटेशन, इन सब में जो एंगल्स काम आते हैं ना वो सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रैक्टिस ऑफ एंगल्स। बहुत बच्चों का एंगल्स वीक रहता है, मेरे को पता है, वो एंगल की निकालने में इंक्लाइन पे एंगल आते हैं, ये 37 डिग्री दे देते हैं, फिर ये पूछ लेते हैं नॉर्मल और इन सब के साथ में, तो वो 37 आएगा, 50 आएगा, 53 आएगा, 30 आएगा, 60 आएगा, क्या आएगा, बहुत लफड़े होते हैं उसमें। पता है कॉन्सेप्ट हम सही लगाते हैं, पर यहाँ बेसिक मैथ्स में जो है ना वहाँ लफड़े कर जाते हैं हम। तो आज वंस एंड फॉर ऑल उसको अपन ठीक करने वाले हैं। अब आज के बाद तुम्हारी एंगल में गलती नहीं होगी, और मैं एंगल में भी तुम्हें फील दिला दूंगा। तुम लोग एंगल में भी जो है ना अच्छे से फील ले लोगे कि यार एंगल में भी फील होती है क्या सर। यस, अभी देखोगे समझ में आ जाएगा एंगल में भी कितनी फील होती है। पर पहले एंगल के बेसिक्स कर लेते हैं। भैया हमको एक चीज़ बताए कि ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं उन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये तो पता है हमको। A + B + C = 180 डिग्री होता है, राइट, सिंपल सी बात है। अब कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, है ना, कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ये θ1 है सपोज करो, ये θ2 है ना। आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अपन, है ना, उसमें काम आएगा ये। तो अब θ1 + θ2, भाई तीनों का सम 180 में से 90 गया, तो θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30, ये 60, ये 37, ये 53, ये 45, ये 45, ये 53, ये 37, राइट, ठीक है। चलो एक साथ लिख लेंगे, पहले समझते हैं अपन इसको, ठीक है ना। अब चलो भाई ये तो ठीक है ना। अब अगर अपन ऐसे बात करें भाई, अगर अपन अब ऐसे बात करें कि दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये बचपन में पढ़ा होगा हमने, ठीक है ना। अब उसमें से एक लाइन यहाँ से काट दें अपन, ये है ना, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है ना, ठीक है। ये थीटा एक लाइन के जस्ट ऊपर वाला और पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर वाला, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको अपन, है ना। यस सर, नालायकों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इनको सर, वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं इनको। अबे वर्टिकली अपोजिट ये होता है, वर्टिकली अपोजिट ये होता है ठीक है हाँ, तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, है ना, और ये पैरेलल लाइन है तो ये थीटा थीटा के बराबर, और ये ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल हो गए ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड बनाते हैं जेड जो बनाते हैं पैरेलल लाइन में, तो ये थीटा और ये थीटा, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये, है ना। अच्छा ठीक है, अब एक बात और भाई, अगर ये टोटल जो एंगल है, ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, ये टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा भैया, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। चलो वेरी गुड, यहाँ तक भी हमें पता है क्योंकि दोनों का सम 180 आने वाला है। अगर 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री की बात करें अगर अपन, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये 90 माइनस थीटा हो जाता है, राइट। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। तो चलो अब कुछ सवाल करते हैं अपन, बढ़िया बढ़िया, आपके लिए इतने बढ़िया सवाल बनाए हैं कि सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे एंगल के। अभी इंक्लाइन भी आएंगे, देखो ये रे ऑप्टिक्स में काम आता है, फिर अपन ये सवाल करेंगे, ये बहुत दुख देता है ना, फिर अपन ये सब सवाल करने वाले, सारे एंगल निकाल लेंगे इन सब में से। इतने बहुत मेहनत करके बनी है ये, सारा कंटेंट वो है जो कि आपके आगे फ्यूचर में काम आने वाले हैं, वो सारे केसेस वो के वो लिए अपन ने इसमें, है ना। ये सब यही तो काम आते हैं, देखो यही सारी चीज़ें काम चलती रहती है उसमें। तो चलिए एक एक करके इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर अगले वाले आप सॉल्व करना, इसको अपन साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। चलो तो ये 60 डिग्री गिवन है ना, ये 60 डिग्री गिवन है, तो पहले तो इसके बगल वाले थीटा 2 महाराज देख लें। सर ये पूरा 180 होता है तो थीटा 2 बोलो कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा सर 180 सम होता है, तो सर 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री, 120 आ गया ये, है ना। तो थीटा 2 आ गया 120। अभी शुरू से लिख लेंगे अपन, पहले सवाल देख लो फिर तीनों स्लाइड्स लिख लेंगे एक साथ। ये आ गया 120, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये 60 है और ये थीटा 4 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 तो ये भी 60। अच्छा ये 60 तो ये 90 माइनस 60, ये 90 है क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, तो भैया ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये 60 तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, डायरेक्टली लिख दूँ 30 डिग्री है भाई, 60 तो वो 30 है ना। फिर ये 60, ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट तो ये 30 डिग्री हो गया। चेक पॉइंट हमने सारे सही निकाले हैं, चेक पॉइंट से भी देख लेते हैं भाई, ये 30 था तो ये भी 30 हो गया। चेक पॉइंट इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लो एक्सटेंड करके, चेक पॉइंट क्या है, ये 30, ये 60, ये 90, यस 180 आ रहा है सम, 30 60 90 180 आ रहा है सम, इसका मतलब हमने सारे एंगल सही निकाले हैं। आया समझ में, एक बार वापस से देख लो, ये 60 तो ये 120, ये 60 तो ये 60 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 60 तो ये 30, ये 30 तो ये 30, ये 60 तो ये 60, और ये 60 ये राइट एंगल, तो ये वैसे भी 30 होना चाहिए। तो चलो फटाफट से नोट कर लो ताकि बेसिक से कोई भी चीज़ नहीं छूटे। चलो भाई अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है, ये जैसे ना रे ऑप्टिक्स में आता है सवाल, ये ना पता है, ये ऐसा सवाल है ना रे ऑप्टिक्स में आएगा, पता है क्या आएगा रे ऑप्टिक्स में, ये मिरर बना देंगे इसको, ये मिरर हो गया, एक रे ऑफ लाइट आ रही है ना, रिफ्लेक्ट होके गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा, तो अभी क्वेश्चन में थीटा 2 बराबर थीटा 3 दे दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, ये आर होगा, है ना। ये नॉर्मल कहलाती है सरफेस पे, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो इस पे नॉर्मल होने का मतलब होता है, इस पे नॉर्मल होने का मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमें इस केस में
अभी रे ऑप्टिक्स का सवाल नहीं कर रहे हम, इसलिए नॉर्मल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ और ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और इसमें ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। चलिए थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ गया, कोई बात नहीं, बता देंगे हम। रे ऑप्टिक्स में अब एंगल की कोई दिक्कत नहीं है ये सवाल सॉल्व करने के बाद में। ये 60 डिग्री के बने और ये लाइन पैरेलल है, जैसे दिख रही है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो θ1 और θ2 मिला के 90 होगा, यस। θ1 प्लस θ2 मिला के 90 डिग्री है, यस। θ1 और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो θ1 तो 60 डिग्री आ गया, θ1 तो 60 डिग्री आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये तो, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ठीक है। अब बताओ फटाफट से बाकी, अब सर झटाझट कर देंगे। θ1 60 आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं सर, तो θ2 कितना हो गया, यहाँ पर पुट कर दो, तो θ2 आ जाएगा 90 माइनस θ1, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। 60 डाल दिया यहाँ पर, तो ये महाराज आ गए 30 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है θ2 बराबर θ3, तो θ3 भी आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है वो, तो ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई अब ये हमने निकाल लिया 60, ये हमने निकाल लिया 30, ये भी गिवन था तो ये भी 30 हो गया। अब ये कैसे निकालें, θ4 कितना होगा, θ4 कितना होगा, θ4 कितना होगा। अब आप देखो ये जो टोटल मिला के एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ये और θ2 प्लस θ3। तो भाई θ4 विल बी इक्वल टू θ2 प्लस θ3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस वो दोनों को जोड़ दो, 30 प्लस 30 इक्वल टू 60, तो ये महाराज आ गए इक्वल टू 60। आया क्या, 30 30 60, तो ये भी 60। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक और तरीका है, देखो ये 60, ये 60, ये पूरा 180, तो ये महाराज 60 60 बचा कितना 60, ये पूरा 180, 60 60 60, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, मल्टीपल तरीके हैं। वेरी गुड। चलो अब टफ करते हैं थोड़ा सा ये, अब नॉर्मल इंक्लाइन और ये सब। अब देखो ये इसके 90 डिग्री पर है ये लाइन, ये जो लाइन है, अगर अपन इसको पॉइंट P बोले, है ना, और इसको अगर Q बोले, तो भाई गिवन है PQ इज परपेंडिकुलर टू PY, और ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको इंक्लाइन प्लेन दे दिया आप 60 डिग्री का, और नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल पूछ रहा है, और नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल पूछ रहा है। बढ़िया सवाल है ये, NLM में शक्ल दिखेगी इसकी। अब देखो भाई इसको मल्टीपल तरह से सॉल्व कर सकते हैं। भाई ये नॉर्मल बना देते हैं पहले, ये एक नॉर्मल ये बना दिया हमने, ये नॉर्मल बना दी है, 90 डिग्री की नॉर्मल बना दी है, और ये जो गिवन है ये ऐसी और ये ऐसी, ठीक है ना। अब देखो हमको ये 60 डिग्री गिवन है, राइट, ये 60 डिग्री गिवन है, तो यार ये कितना हो जाएगा, चलो बताओ। ये वही Z का एंगल बन रहा है, Z का एंगल बन रहा है, Z के दोनों जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये 60 तो ये भी 60, ठीक है।
चलो अब यार ये 90 है, देखो ये 90 है, ये क्वेश्चन में गिवन है ये 90 है, तो भैया फिर ये भी तो 90 होगा, ये भी तो 90 होगा। फिर अगर 180 का एक साइड 90 है तो दूसरा भी 90 होता है। ये 60, तो फिर ये कितना, तो फिर ये कितना भाई, अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया, 60 और 90 डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये होगा 30, ये होगा 30। अब ये 30 है, ये पूरा 90 है अब, तो फिर ये कितना, ये हो जाएगा 60 डिग्री। देखो ये जो z बन रहा है, ये जो z बन रहा है, वापस बता दो, ये 60 हो गया, अब ये 90 था तो ये 30 हो गया, ये 90 था तो ये 60 हो गया। अब ये तो हमने मैथ से करा, ये तो हमने मैथ से करा। अब मैं आपको इसको है ना, देखो एकदम फील, फिजिक्स की जो फील है ना, वो मजा आ जाएगा अभी आपको देखना भी एकदम। देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। देखो अब ये नॉर्मल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत काम आएगा भाई। आप एंगल से तो निकाल सकते हो, पर फिजिक्स की फील से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे फिजिक्स की फील से सॉल्व कर सकते हो, देखो ये नॉर्मल, ये पेन मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, अभी लेटा हुआ है इंक्लाइन प्लेन। ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा अभी। ये देखो ये इंक्लाइन प्लेन है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है। ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये मैं आपको एनएलएम में एनिमेशन से ही बताऊंगा, फिर आपको एनिमेशन से ही बताएंगे, है ना। अभी देखो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये नॉर्मल ऐसा है अभी। अब आप एक चीज देखना, ये इंक्लाइन प्लेन उठा 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 तो नॉर्मल भी घूमता जा रहा है। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये देखो अभी वर्टिकल है नॉर्मल, ये इंक्लाइन प्लेन उठा 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 इंक्लाइन प्लेन एंगल बनाता जा रहा है, तो नॉर्मल भी घूमता जा रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन जब 90 डिग्री घूमा, ध्यान से देखना, इंक्लाइन प्लेन जब 90 डिग्री घूमा तो ये नॉर्मल भी, अब पेन को ऑब्जर्व करो, ये जो नॉर्मल है ये भी 90 डिग्री घूम गया। तो वर्टिकल के साथ में नॉर्मल ने भी 90 डिग्री बनाया। तो जैसे जैसे इंक्लाइन घूमता जा रहा है, ये नॉर्मल भी ऐसे घूमता जा रहा है। तो जितना इंक्लाइन उठेगा ऊपर, जितना इंक्लाइन ऊपर उठेगा, नॉर्मल भी वर्टिकल के साथ में उतना ही एंगल बनाएगा। तो यहां पर इंक्लाइन कितना उठा, 60, तो नॉर्मल वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 60। बोलो फील आई क्या? वापस से देखो, देखो आप सब खुद करके देखो। सब बच्चे हाथ में ऐसे पेन पकड़ लो, इसको ऐसे पकड़ लो एकदम, जैसे यस ऐसे ऐसे करके, है ना। इसको पेन पकड़ लो ऐसे करके, है ना। हाँ पकड़ा सबने। अरे फील ले लो नालायको, हाँ आलसी लोग कुछ अभी। अरे सर आप कर ही लो ना, हम क्यों करें, मतलब, है ना। अब अपना हाथ उठाओ, और सर हाथ दुख गया इतनी सी देर में, है ना। अब हाथ उठाओ, उठाओ इंक्लाइन, उठाओ इंक्लाइन, उठाओ इंक्लाइन, उठाओ इंक्लाइन, उठाओ इंक्लाइन, उठाओ इंक्लाइन, उठाओ, और 90 डिग्री तक इंक्लाइन उठाओ। तो देखो ये पेन भी 90 डिग्री घूम गया। पहले जो पेन वर्टिकल था, पहले जो पेन वर्टिकल था, अब वो पेन भी घूमते 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 90 तक गया, नहीं गया। देखो फील आई क्या? तो तुम्हारा जो इंक्लाइन का नॉर्मल था, जितना तुमने इंक्लाइन घुमाया उतना नॉर्मल भी वर्टिकल के साथ घूमा, नहीं घूमा? घूमा नहीं घूमा? फील आई क्या सबको? बस वेरी गुड। तो भाई देखो नॉर्मल भी घूम रहा है, घूम रहा है। मैंने 10 डिग्री घुमाया, नॉर्मल पे 10 डिग्री, 20 डिग्री 20 डिग्री, 30 डिग्री 30, 50 50, 60 पे 60 घूम गया नॉर्मल भी, और 90 पे 90 घूम गया नॉर्मल भी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मचाया। ठीक है, चलो नॉर्मल भी वर्टिकल के साथ में उतना ही घूमता है जितना इंक्लाइन घूमता है ना। चलो अब ये बताओ, चलो ये 37 है, तो अलोंग द इंक्लाइन वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाता है? अब मैंने जो बोला ये वो केस नहीं है, ये अलोंग द इंक्लाइन का वर्टिकल के साथ में पूछ रहा है।
नॉर्मल का नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं पूछ रहा हूं। ये होगा 37 तो, ये होगा 37 तो नॉर्मल इंक्लाइन के साथ में, नॉर्मल इंक्लाइन के साथ में बनाए, ओ सॉरी नॉर्मल वर्टिकल के साथ में बनाएगा 37 तो। आपको θ1 बताना है। 90 माइनस 37 दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। ऑसम। तो सर ये 37 तो ये 53, बहुत ही बढ़िया। इसको ऐसे भी देख सकते हो भाई, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 37 है, ये 37 तो ये भी 37 है ना। तो भाई ये जो एंगल आ गया ये 37 आ गया, तो ये 90 माइनस 37 इधर से भी देखोगे तो 53 हो जाएगा वो, है ना। अब देखो, अब ये 37 गिवन है, या चलो पहले एक और सवाल करते हैं, रुको पहले एक और सवाल करते हैं। जैसे इंक्लाइन प्लेन होता है, मान लो ये अब मैंने 53 डिग्री कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगता है, ठीक है ना, जी नीचे लगता है। अब आपके पास कई बार ऐसे सवाल आएंगे कंपोनेंट करने के, कि इसका इधर कंपोनेंट करो और इसका इधर कंपोनेंट करो, ऐसे सवाल आते ही नहीं आते हैं कंपोनेंट करने के। इसका इधर 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 कंपोनेंट करो, सर कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर में पढ़ेंगे। इसका इधर करो, तो अब ये 53 है, ये 53 है, तो आपको ये दोनों एंगल बताने हैं इसमें। अब ये एंगल और ये वाला एंगल, इसको बोल देता हूँ मैं θ1, इसको बोल देता हूँ मैं θ2। जी भी हटा देते हैं एक बार को, तो आपको ये θ1 और ये θ2 निकालने हैं। चाहे तो इसको एक्सटेंड कर लो, ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल, तो ये 90 डिग्री है। इसकी फील्ड में आपको एनएलएम में दूंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अभी सिर्फ मैथ से निकाल लो एक बार को। सर ये 53 है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस 53 दैट इज 37 डिग्री। तो सर θ1 हो गया 37 और θ2 जो हो जाएगा फिर 90 माइनस 37 53 डिग्री, है ना। अब गलती नहीं होगी। चलो थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करें इस सवाल को, इसको ऊपर एक्सटेंड कर दिया और इसको भी ऊपर एक्सटेंड कर दिया और इसको भी ऊपर एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दी। अब सारे एंगल बता देते हैं इसमें, अपन सारे के सारे बता देते हैं एंगल। देखो अब ये 37, ये 53, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 53 था, ये भी 90 है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलोंग द इनक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन, ये 53 तो ये 37, ये 37, ये 90 है, तो फिर ये 53, ये 53 तो ये 37, ये 37 तो ये 53। चेक कर लेते हैं चेक पॉइंट। ये 53 था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा नॉर्मल वर्टिकल के साथ सेम एंगल बनाती है, नॉर्मल वर्टिकल के साथ में सेम एंगल बनाती है, तो 53 53 मैचिंग, मतलब अभी तक हम सही चल रहे हैं। ये 53 तो ये 37, ये 37 तो ये 53, ये 53 तो ये 37 आना चाहिए था, 37 है, ठीक है। तो सारे एंगल, अब कोई सा भी एंगल पूछ ले, सारे तो निकाल लिए अपन ने, बचा क्या अब इसमें, ठीक है। अब आपकी एंगल में कोई गलती नहीं होगी जब तक आप ही नहीं चाहोगे। इसके अलावा तो कोई एंगल बचा ही नहीं, पूछने वाला पूछेगा क्या, सारे तो निकाल लिए अपन ने इसमें। ये सॉल्व करो, ये 37 है ना, ये वही नॉर्मल, ये वर्टिकल, तो सर अरे यहाँ तो z भी बन रहा है, एक z बन रहा है, देखो यहाँ पर ये z बन रहा है, ये ऐसा z बन रहा है यहाँ पर, ये तो ये 37 तो ये 37 तो ये आ जाएगा 53। बहुत तरीके से आ सकता है, आंसर 53 आना चाहिए। ये पता है कहाँ काम आता है, ये वहाँ आएगा जब काइनेमेटिक्स 2D में प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे, एंगल विद द वर्टिकल गिवन होगा,
वहाँ ये सारे एंगल बाजी काम आएगी। चलो अब है ना ये सवाल, अब जैसे ये होमवर्क में करना, ये 90 डिग्री है, ये आप होमवर्क में करके लेके आना, सारे निकाल लेना इसमें, θ1 θ2 अल्फा, सारे एंगल निकाल लेना इसमें, है ना। ये 90 है, इसको होमवर्क में करना है, ठीक है। स्लाइड में से लिख लेना इसको, ये होमवर्क में करना है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, काइनेमेटिक्स 2D में आएगा, ये K2D में आएगा, ये बहुत तगड़ा सवाल। एक इंक्लाइन से 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल फेंका, दूसरे पे 90 डिग्री पे लैंड करा, तो इसमें भाई साहब अलग ही लेवल का सवाल है ये, तो मज़ा आ जाएगा इसमें तो आपको, मतलब बहुत गॉड सवाल है ये, ठीक है। तो भाई हमने ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, बहुत कुछ कवर कर लिया भाई, बहुत कुछ कवर कर लिया। अब ये भी करते हैं आज, ठीक है ना। अब आज और नेक्स्ट क्लास में मिलकर अपन ये निपटा लेंगे पूरा, हुआ तो नीचे भी ले लेंगे ये भी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मचा रहे हो, शाबाश। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो एंगल की ट्रू डेफिनेशन है, अभी तो हमने ज्योमेट्री से एंगल, इसलिए मैंने प्रैक्टिस ऑफ एंगल्स लिखाया था आपको हेडिंग में, है ना। वो हमने बेसिक ज्योमेट्री से एंगल्स निकालना सीखा, लेकिन एंगल जो खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है, अब वो कैसे डिफाइन करी जाती है ना, वो भी एक बार समझते हैं अपन, भाई एंगल को कैसे डिफाइन करा जाता है। तो एक्चुअली में अब आप देखो, थोड़ा सा एनिमेशन के साथ में, विजुअलाइजेशन के साथ में देखेंगे। एक पार्टिकल है ना, एक सर्कल में है और पार्टिकल ऐसे घूम कर गया, देखो पार्टिकल घूम रहा है, वापस से देखना, पार्टिकल घूम रहा है और इतने तक ही घूमा, तो पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल सर्कल में सेंटर से एक लाइन हमने खींच दी, वो घूम रहा है, वो घूम रहा है, ठीक है ना। तो भाई ये जो पार्टिकल घूम रहा है, ये जो उसने एंगल बनाया, मतलब ये दो लाइंस के बीच को, इसको एंगल बोला जाता है। अब मान लो भाई ये सर्कल है, इसका रेडियस है r, और इसको कहते हैं आर्क, इसको कहते हैं सर्कल की आर्क। तो s है आर्क की लेंथ, एक्चुअल लेंथ है ये लेंथ, मान लो कोई यहाँ से चल के गया 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 गया, तो ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस कहलाता है। तो एंगल डिफाइन होता है s बाई आर, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ऐसे एंगल को बेसिकली डिफाइन करा जाता है। ये एंगल इस तरह से डिफाइन होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, और जिस तरह से डिफाइन होता है, तो जैसे आर्क लेंथ ये भी मीटर में आती है, रेडियस भी मीटर में आता है, या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, है ना। तो मीटर अपॉन मीटर, ये यूनिट डायमेंशन में पढ़ेंगे बाद में अपन इन सब के बारे में, वो डिटेल में। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस की तरह से डिफाइन होता है, और ये जिस यूनिट में आता है उस यूनिट को रेडियन बोलते हैं, ये इसका यूनिट है। अभी तक तो हम डिग्री पढ़ रहे थे, डिग्री, बचपन तक हम डिग्री में पढ़ के आए हैं, लेकिन ये जिस तरह से डिफाइन होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, इसको रेडियन में डिफाइन करा जाता है, रेडियन में आता है, रेडियन में आता है एंगल। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस जिस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको रेडियन में बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, अगर ये एंगल अपन देखें, जिसको आप बचपन से 90 डिग्री की तरह से जानते हो, जिसको आप बचपन से 90 डिग्री की तरह से जानते हो कि भैया ये और ये एंगल, जिसको आप 90 डिग्री बोलते हो, अगर इसको एक्चुअल में रेडियन में नापें, रेडियन में नापें, तो भाई देखो ये आर्क लेंथ कितनी हो गई, ये आर्क लेंथ कितनी हो गई, टोटल आर्क लेंथ होती है 2 पाई आर, टोटल आर्क लेंथ होती है 2 पाई आर, ये उसकी 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है, तो जो आर्क लेंथ हो गई पाई आर बाय 2 आर्क लेंथ हो गई, ये एस के बराबर हो गई। बोलो पाई आर बाय 2, भाई 2 पाई आर पूरा, उसका 1/4, ये 1/4 हिस्सा है ना, ये 1/4 हिस्सा है, 1/4 है, ये 90 डिग्री 360 डिग्री का 1/4 है, तो आर्क लेंथ हो गई पाई आर बाय 2। अब अगर अपन इसमें ये थीटा देखें, इसको अगर अपन थीटा बोले, जो कि आप 90 बोलते हो,
तो इस केस में थीटा जो है एस बाई आर से अगर आप डिनोट करोगे तो पाई आर बाय 2 अपॉन आर, आर से आर कटेगा, तो देखो अब ये आया पाई बाय 2। तो जिसको अपन 90 डिग्री बोल रहे थे वो नए सिस्टम में जो 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 सिस्टम हमने डिफाइन करा है रेडियन में नापने का, वो थीटा आया पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। रेडियन में 90 डिग्री, जो आप 90 डिग्री जिसको बोल रहे थे, 90 डिग्री भी सही है, ये आया पाई बाय 2 रेडियन। जैसे दो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है ना, जैसे मान लो आप लेंथ को फुट में भी नाप सकते हो, मीटर में भी नाप सकते हो। आप आपकी हाइट को फीट में नापते हो कि मैं इतने फुट का आदमी हूँ, मैं इतने फुट की औरत हूँ, औरत नहीं ठीक है चलो, है ना, मतलब जो भी है। और मीटर में भी नापते हैं अपन, किलोमीटर में भी नापते हैं, तो मल्टीपल तरह से नाप सकते हैं। वैसे एंगल को दो तरह से नाप सकते हैं, रेडियन और डिग्री। तो जो 90 डिग्री था वो पाई बाय 2 रेडियन हो गया, वो पाई बाय 2 रेडियन हो गया। तो सर इसका रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमको सीखना है। तो कभी आपको एंगल रेडियन में गिवन होगा तो आपको डिग्री में निकालना होगा, कभी डिग्री में गिवन होगा रेडियन में निकालना होगा। तो भाई अगर अपन कंप्लीट एंगल देखें, अगर अपन कंप्लीट एंगल देखें, कंप्लीट एंगल अगर अपन देखें, टोटल एंगल कैलकुलेट करें अगर अपन, ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है, ये अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये 360 डिग्री बोलते हैं अपन। कंप्लीट एंगल, वन फुल एंगल 360 डिग्री बोलते हैं। लेकिन रेडियन में अगर देखें, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कितनी हो गई 2 पाई आर। टोटल आर्क लेंथ कितनी हो गई है, आर्क की लेंथ कितनी है 2 पाई आर है, डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये हो गया 2 पाई रेडियन। तो भैया एक बड़ा जबरदस्त रिलेशन आया, 2 पाई रेडियन, इसको आर ए डी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। ये फील आ गई सबको, रटने की जरूरत नहीं है भाई। देखो वो 2 पाई आर था, आर से डिवाइड हुआ तो 2 पाई, और वो 360, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर हो गया, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर हो गया। तो जो पाई रेडियन होगा, पाई रेडियन होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जो पाई रेडियन होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों, तो पाई रेडियन, पाई की वैल्यू 3.14, वो जो पाई की नॉर्मल वैल्यू जो आप जानते हो, तो 3.14 रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, राइट। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर अपन इसकी बात करें तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। इसको अगर अपन ऐसे लिखें तो इधर से करें 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई के नीचे 180 चल जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो डिग्री से रेडियन, मतलब कहीं भी पाई रेडियन दिखे उसको हमें 180 डिग्री करना है। अब फटाफट से कन्वर्जन सीखते हैं, बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड है ये। तो यूनिटरी मेथड मतलब इतने में इतना तो इतने में कितना। एक डेयरी मिल्क 10 रुपये की आ रही है तो 5 कितने की आएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 डेयरी मिल्क 100 रुपये की आ रही है तो एक कितनी आएगी, 10 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको हम बिल्कुल डिफरेंट ढंग से देखेंगे। सपोज करो आपको ये कन्वर्ट मारना है, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री हो गया, पाई रेडियन बराबर 180 हो गया। अब कोई बोले पाई बाय 2 रेडियन कितना होगा, पाई बाय 2 रेडियन कितना होगा। तो शुरू से एक तरह से देखना है, जहां पर भी पाई रेडियन देखो, जहां पर भी पाई रेडियन देखो, जहां पर भी पाई रेडियन देखो उसको 180 से रिप्लेस मार दो। जहां पर भी पाई रेडियन देखो उसको 180 से रिप्लेस मार दो। तो ये हो गया 180 डिग्री। पाई रेडियन को 180 डिग्री से रिप्लेस मारा, डिवाइड बाय 2 था तो डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। जहां भी पाई रेडियन देखो उसको 180 से रिप्लेस मार दो। तो पाई बाय 3 रेडियन कितना होगा सर, ये कितना है 180, 180 बाय 3, 180 बाय 3, 180 बाय 3, इन महाराज को रिप्लेस मार दो तो ये हो गया सिंपली 60 डिग्री। शाबाश। सर पाई बाय 6 रेडियन कितना होगा,
π/6 रेडियन। इन महाराज को 180 से रिप्लेस मार दो, वेरी गुड, 180/6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सर π/4 रेडियन कितना होगा? π/4 रेडियन कितना होगा? पाई रेडियन को 180 डिग्री से रिप्लेस मार दो, 180 डिग्री से रिप्लेस मार दो, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। सर 3π/4 कितना होगा? चलो पहले 3π/2 निकाल लो। 3π/2 रेडियन कितना होगा? 3π/2 रेडियन नोट करना चालू करो। 3π/4 रेडियन कितना होगा? 5π/6 रेडियन कितना होगा? इन सब की वैल्यू निकाल लो फटाफट से। ये प्रैक्टिस करनी है कि जहां भी पाई रेडियन दिखे उसको सिंपली 180 डिग्री से रिप्लेस मार दो। वंस एंड फॉर ऑल अब ये क्लियर कर लिया हमने, आगे इसमें कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना तो आ गया हमको, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना तो आ गया। अब उल्टा सीख लेते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सपोज करो 90 डिग्री है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं फैक्टर भूल गया कि यार मैं फैक्टर भूल गया कि वो किससे मल्टीप्लाई करूँ। 1 इतना होता है, 1 डिग्री π/180 होता है, बच्चे रट लेते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मत करो। नहीं, 90 डिग्री अगर गिवन है तो इसमें एक टेक्निक देखो, इसमें टेक्निक क्या है, इसको 90 को 180 से डिवाइड करो, डिग्री डिग्री और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ ना। देखो अगर आप भूल भी जाओ ना किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि सर 1 डिग्री π/180 होता है तो 90 को π/180 से मल्टीप्लाई करें, रुको ऐसे मत करो। इसमें आप 180 डिग्री से डिवाइड करो, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करो। यहाँ डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, यहाँ डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया। इस वाले 180 को कर दो पाई रेडियन के बराबर, इस वाले 180 को कर दो पाई रेडियन के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू 90/180 इंटू पाई रेडियन। ये अपने आप 1/2 आ गया, अपने आप 1/2 आ गया, ये अपने आप 1/2 आ गया, दैट इज इक्वल टू π/2 रेडियन, दैट इज इक्वल टू π/2 रेडियन। आएगा समझ में? जो भी डिग्री है उसको 180 से डिवाइड करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो, क्विकर वे होता है ये, है ना। अब 60 डिग्री आया, अब 60 डिग्री को कैसे करेंगे भाई? सर पहले 60 को 180 से डिवाइड करो, 180 से मल्टीप्लाई करो, डिग्री को इसको लिख दो पाई रेडियन, ये 1/3 तो 1/3 और ये लिखा हुआ है पाई रेडियन, तो π/3 रेडियन आ गया। आया क्या समझ में? ठीक है, तो चलो इन एंगल्स को भी फटाफट से रेडियन में कर लो। तो ये आपको सुपर ट्रिक काम आएगी आपके, ये 180 से डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई, बहुत टाइम बचाएगी ये, पर भूलोगे भी नहीं। इसका आंसर आ जाएगा 45/180 इंटू 180 दैट इज इक्वल टू 1/4 π/4 रेडियन। इसका आ जाएगा 30/180 इंटू 180 दैट इज इक्वल टू ये 1/6 π/6 रेडियन। 120/180 इंटू 180 2/3 तो 2π/3 रेडियन। अब अगर अपन मोटे मोटे तौर पे एक रेडियन की बात करें, एक रेडियन की अगर अपन बात करें मोटे मोटे तौर पे कि यार 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन कितना होता है भाई? पाई रेडियन, भाई पाई रेडियन 180 होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन हो जाएगा 180/पाई। मोटे मोटे तौर पे पाई की वैल्यू जब आप 3.14 डालोगे तो ये कट के आ जाता है अंदाजन 57.3 डिग्री, अंदाजन 57.3 डिग्री।
मतलब जो एक रेडियन होता है ना, एक रेडियन में 57 डिग्री होते हैं अंदाजन, एक रेडियन में 57 डिग्री होते हैं, तभी तो 3.14 रेडियन में 180 डिग्री हो जाते हैं पूरे के, मतलब पूरा 180 डिग्री मतलब 3 रेडियन के अंदाजन। ठीक है, तो एक रेडियन 57 डिग्री के करीब होता है। आपको एक आइडिया लेने के लिए कि एक रेडियन होता कितना है एक्चुअली में, भाई पाई रेडियन 180 तो होता है, लेकिन एक रेडियन 57 डिग्री के बराबर।